नमस्कार। बात उत्तराखंड की। मैं नमिता सचदेव आपका बहुत बहुत बात उत्तराखंड की, जिसमें हम बात करते हैं उत्तराखंड में हो रही या चल रही विकास नीतियों के बारे में। क्या-क्या बदलाव वहां पर हो रहे हैं, क्या-क्या चेंजेस यानी कि रिफॉर्म्स जो हैं वहां पर हो रहे हैं। आप हमेशा हमें शो पर अपने सुझाव भेजते हैं, आप हमें सवाल भेजते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है दिल से जब इतना प्यार हमें दर्शकों का मिलता है। हम चाहते हैं कि आज के शो पर भी आज हमें अपने सवाल या सुझाव आप जरूर भेजें। आज का जो टॉपिक है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं वो है शिक्षा नीति में बदलाव, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई को रिसेंटली हाल फिलहाल लॉन्च की गई, इंट्रोड्यूस की गई। आपको बता देते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन की सबसे पहला जो शिक्षा नीति में बदलाव आया था वो सन 1968 में किया गया था। उसके बाद 1986 में शिक्षा नीति में बदलाव किया गया और फिर 1992 में इसे संशोधित किया गया था। अभी पूरे 34 साल के बाद, 34 इयर्स के बाद शिक्षा नीति में कोई बदलाव आया है और कहा जा रहा है कि अभी जो बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसके बाद काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि वोकेशनल स्टडीज पे इस पे फोकस किया जाएगा, एक्सपीरियंशियल स्टडीज पे फोकस किया जाएगा। साथ साथ वोकेशनल अगर बात करें तो कोर्सेज को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि स्कूल के दौरान ही जो स्कूल आवर्स है उसके बाद में एडल्ट कोर्सेज वहां पे लॉन्च किए जाएंगे, जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके, प्रैक्टिकली वो ट्रेन हो सके और उनका जो डेवलपमेंट है ओवरऑल दिमाग का वो बहुत अच्छे से हो सके। इस पर और बातचीत करने के लिए कि किस तरह से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सब लोग देखते हैं, आज हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं हमारे शो पर। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी प्रोफेसर मंजुला राणा जी का, जो एचएनबी है केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर नवीन सिंघल जी का, जो चीफ प्रॉक्टर हैं डीआईटी विश्वविद्यालय से। डॉक्टर नवीन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। उसके साथ ही मैं स्वागत कर देती हूँ प्रोफेसर गोविंद सिंह जी का, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार नमस्कार। तो मंजुला मैम, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से मैंने कहा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो फोकस करेगी बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, किस तरह से प्रैक्टिकली उन्हें नॉलेज दी जाए, या फिर अगर हम बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज की और हम किसी भी तरह के अगर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, तो आप इस एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से देखती हैं ओवरऑल? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं और इसमें जब हम बच्चों के संदर्भ में इसको लेते हैं, तो सबसे खूबसूरत जो मोड़ शिक्षा को दिया गया है, एक सकारात्मक परिवर्तन जो आया है वो बच्चों की शिक्षा पर ही आया है। 5+3+3+4 का जो फार्मूला है उसे आप देखें तो बहुत ही साइंटिफिक रूप से हमने बच्चे की ग्रोथ का आकलन किया है और आप देखेंगे कि इसमें बच्चे को बस्ते के बोझ से मुक्त रखा गया है और बचपन से ही उसमें जो कौशल जिसमें उसकी रुचि है, यदि वो क्राफ्ट में उसकी रुचि है तो उस विषयों के प्रति उसको आकर्षित किया जाएगा। यदि उसका और किसी भी स्किल में है तो वहां पर बच्चे की रुचि के अनुरूप वो स्वतंत्र है पूरा, या ये आप कहें कि एक चेन बना दी गई है। उस चेन में उसके माता पिता भी हैं, उसके अभिभावक भी हैं, उसका समुदाय भी है, उसकी आंगनवाड़ी शिक्षिका भी है और एक नियंत्रक जो एक बॉडी है उसको भी रखा गया है, ताकि एक अम्ब्रेला के अंदर वो बच्चा रहे, उसका शारीरिक विकास भी हो, उसका मानसिक विकास भी हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें एक योग्य प्रशिक्षित जो टीचर्स रखे जाएंगे वो स्किल बेस्ड होंगे। अभी तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो एक बंधी बंधाई परंपरा से चली आ रही थी। बच्चे को कोई अवकाश नहीं था, ना अपना क्षेत्र चुनने का, ना विषय चुनने का, बच्चे के पास कोई फ्रीडम नहीं था। अब बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम उस काल में बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं जिसे बच्चे का जिज्ञासा काल कहा जाएगा, या ये कहिए कि 85% उसके जो मस्तिष्क का विकास है वो इसी समय हो रहा है और हम वो जो तंतु हैं उनको पकड़कर, उन कोशिकाओं को पकड़कर हम उसका संवर्धन करना चाहते हैं। और बच्चे को जब हम बुनियादी रूप से सशक्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से जब वो उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार होके हमारे पास आएगा तो हम उसकी बुनियाद के आधार पर उसके भविष्य का निर्धारण करेंगे। और ये बहुत अच्छी सी बात, इसी में डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का एक स्टेटमेंट बहुत ही उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि हम छठी कक्षा से ही
बच्चे को प्रोफेशनल शिक्षा देना प्रारंभ करेंगे, स्किल बेस्ड शिक्षा देना प्रारंभ करेंगे। और उत्तराखंड के संदर्भ में ये बात बहुत ही स्वागत योग्य है कि अब हमारे बच्चे प्रोफेशनल शिक्षा लेकर अपने भविष्य के द्वार खोलेंगे और बहुत ही उन्नत रूप से वो आगे आएंगे। धन्यवाद। अगर गोविंद सर आपसे मैं जानना चाहूँ कि आप किस तरह से देखते हैं कि बच्चों पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा एंड ओवरऑल टीचर्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो शिक्षक है उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कहा जाता है कि दे आर लेस पेड, उन्हें कम पे किया जाता है और उन पे वर्कलोड ज्यादा रहता है। जनरली मैडम मंजुला राणा ने जो कहा बच्चों पर जो है ज्यादा असर पड़ने वाला है, वाकई बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। मुझे लगता है कि जो हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो एक तरह से जीवन विद्या की ओर हमें ले जा रही है, हमारी नई पीढ़ी को जीवन विद्या की ओर ले जा रही है। जो हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जो हमारी एक तरह से जो हमारी जड़ें हैं, जो रूट्स हमारे हैं, उन रूट्स के साथ जोड़ने की कोशिश एक तरह से हो रही है। यदि आप लोगों ने महात्मा गांधी की शिक्षा के संबंधित विचार पढ़े हों तो प्रोफेसर धर्मपाल जी ने उनके शिक्षा संबंधित विचारों को लेकर के, जो भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली है उसको लेकर के किताब लिखी है द ब्यूटीफुल ट्री नाम की। तो ब्यूटीफुल ट्री में यही कहा गया है कि जो शुरुआत के 15 साल की जो शिक्षा है, 15 साल जो शिक्षा के हैं वो जीवन विद्या से जोड़ते हैं, यानी कौशल सिखाते हैं, जीवन कैसे जीना है, कैसे चरित्र का विकास करना है, कैसे समाज के लिए व्यक्ति को उपयोगी बनाया जाए, तो जीवन जो है वो कैसे सुधारा जाए, एक होलिस्टिक अप्रोच जो है शिक्षा को लेकर के वो हमारे यहाँ होता था। और फिर 15 साल के बाद एक तरह से शिक्षा पूरी हो जाती थी। यहाँ भी यही किया गया है, 15 साल की शिक्षा के बाद एक तरह से विराम दे दिया गया है। फिर उसके बाद जो पीएचडी करना चाहते, जो रिसर्च करना चाहते हैं, वो रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। तो प्राचीन हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें भी यही था। और 15 साल की जो जीवन विद्या के बाद जो विद्यार्थी है, यदि वो आगे पढ़ना चाहता है तो उसको तत्व ज्ञान यानी एक तरह से फिलोसॉफी की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें वो जीवन के रहस्यों को, आप लोगों ने उपनिषद देखे, उपनिषद पढ़े होंगे या हमारे जो पुराने पुराण और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनको पढ़ा होगा। तो उसमें जिस तरह का हम देखते हैं कि विद्यार्थी और गुरु के बीच में एक शास्त्रार्थ होता है, जीवन के जो बहुत गहन और गूढ़ प्रश्न हैं उन पर विचार विमर्श होता है। तो 15 साल की शिक्षा के बाद फिर उस तत्व ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। मुझे लगता है कि हमारी जो अभी की जो नई शिक्षा नीति है वो उसी दिशा में जा रही है और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर नवीन सिंघल इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से मैं करना चाहूंगी। चीफ प्रॉक्टर हैं ये डीआईटी विश्वविद्यालय में। जिस तरह से आज हम नवीन जी बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति जो इंट्रोड्यूस हुई है 29 जुलाई को, उसके बारे में, तो हम ओवरऑल इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं। पहले तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं शिक्षा नीति के बदलाव। जो नई शिक्षा नीति जो हमारी सरकार ने डिक्लेयर की है, उस शिक्षा नीति को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, उसकी अच्छी तरह से उसकी नॉलेज ले लेंगे, तो वो नई शिक्षा नीति इतनी अच्छी है कि कोई भी पलायन हमारे उत्तराखंड से जो है वो रुक जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो रोजगार के अवसर हैं, जो मतलब हमारा राज्य है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जो समस्या हमारे इस समय हमारे उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो हमारे छात्र पढ़ तो लेते हैं, वो उनको कैसे भी, चाहे वो कर्ज लिया उन्होंने, किसान ने अपनी जमीन बेची या फसल बेची, जो भी किया, पढ़ लिया, लेकिन उनको रोजगार के अवसर के लिए वो क्या करते हैं कि हमारे जो प्रदेश से पलायन कर जाते हैं। और जब वो प्रदेश से पलायन करते हैं तो उसके बाद, जैसे अभी आपने देखा कोरोना काल के बाद कितने सारे हमारे प्रवासी जो हमारे उत्तराखंड के अंदर आए, हमारी सरकार ने इतनी मेहनत की, उनको सभी को एडजस्ट कर दिया उन्होंने। अब उनके लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं, उनको नई नई प्रतिभाएं जो हैं उनको दी जा रही हैं। बड़े अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखे हैं कि हम ये कार्यक्रम करेंगे। लेकिन इस शिक्षा नीति के बाद मैं ये आप सबको, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये अश्योर करना चाहूंगा
कि अगर हम इस शिक्षा नीति को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि जो आत्मनिर्भर भारत, उस पूरी चीजों को इस नई शिक्षा नीति में लाया गया है। किस तरह से एक विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाना है और उसके अंदर क्या क्वालिटी लेके आनी है, ये सब क्वालिटी इस शिक्षा नीति के अंदर एक्सप्लेन की गई है। तो आज हमने उत्तराखंड में शिक्षा नीति में किस तरह से बदलाव करने से क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए या किन किन समस्याओं को सुलझाने की अभी जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, उसके बारे में बात की। और जब भी हम कोई बदलाव लाने की देश भर में या किसी भी राज्य में, किसी भी या सोसाइटी में लाने की बात करते हैं, तो जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं उसके बाद बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि मंजिल थोड़ी दूर होती है हमें लगता है। बट जब हम आगे देखते हैं तो लगता है कि सफर अभी काफी आगे है, तो उसके लिए हमें काफी कोशिश करनी पड़ती है। तो हम सबको मिलकर साथ देना होगा, तभी मुझे लगता है पर्सनली कि आगे बढ़ने में हमें कामयाबी मिल पाएगी और हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये एक अच्छी पहल की गई है शिक्षा नीति में बदलाव करके। आगे आने वाले वक्त में किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल बात उत्तराखंड की में इतना ही। एक बार फिर से हम हाजिर होंगे कुछ और विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक हमें दीजिए इजाजत। आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।